हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रिंकू सेन आप सभी का गुरुकुल सीजीपीएससी क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। देखिए, आप इस अधिनियम को दो तरीके से पढ़िए भाई। सभी जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ की जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी जो हमारी बहनें हैं, उन सभी से एक अनुरोध करता हूं कि इस अधिनियम को आप महिला परीक्षक के तो पढ़ोगे, उनके साथ साथ इस अधिनियम को इतना अच्छे से पढ़ो कि आगे चल के आपके जीवन में ये काम आए, क्योंकि ये आपकी शादी होने के बाद या अभी जो वर्तमान में जिनकी शादी हो चुकी होगी, जो महिला है, वो जिनका जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत काम का टॉपिक है भाई। तो इसको आप पर्सनली लेवल पर याद कीजिए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। याद रखना कौन से वर्ष में आया ये अधिनियम? 1961 में आया था। यदि इस अधिनियम के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो बहुत आसान है उद्देश्य, यानी कि दहेज को, डाउरी को जो है उसको रोकना। ये इसी वजह से लाया गया था दहेज प्रतिशत अधिनियम। अगर हम इसकी लागू वर्ष की अगर हम बात करें तो इसका लागू जो हुआ था वो 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ था। और वही अगर हम बात करें धारा की, तो टोटल कितनी धारा है? पेपर में बेसिक चीज पूछा जा सकता है कि टोटल दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 में कितनी धाराएं? तो कुल 10 धाराएं हैं। 10 धाराएं यहाँ पर है। पहला धारा जो है संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार, प्रारंभ। हमेशा पहला, हमेशा किसी भी प्रकार के अधिनियम में जाओगे तो धारा एक आपका प्रारंभ ही रहता है। धारा दो जो है वो आपका है परिभाषा। दहेज की परिभाषा क्या है? दहेज की परिभाषा क्या बोलती है? दहेज को क्या कहते हैं, ये आपका है। धारा तीन, धारा तीन जो है दहेज लेने देने पर जुर्माना। धारा चार दहेज मांगने पर जुर्माना। धारा पांच जो है दहेज लेने या देने का समझौता शून्य। धारा 6 दहेज पत्नी या उसके उत्तराधिकारी को लाभ। धारा 7 है अपराधों का संज्ञान। धारा 8 कुछ उद्देश्यों के लिए अपराधों का संज्ञान होना और जमानती एवं गैर समन योग्य होना। धारा 9 जो है केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति। और धारा 10 जो है राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति। यदि अगर हम धारा 8 की अगर हम बात करें तो धारा 8 के दो पार्ट में है आपका। धारा 8A है और 8B है। अब देखिए, यहाँ पर इतनी सारी धारा है, इन धाराओं को याद कैसे करेंगे? तो इसका एक तरीका, शॉर्ट ट्रिक तरीका है। आप इस तरीके से याद कर सकते हो, जैसे कि प्रवीष को दहेज का पैसा लेने देने और मांगने से जुर्माना हो गया या जुर्माना लग गया, और समझौते से या अधिकारी को पैसा देकर अपराध और जमानत से बच गया। अगर आपको ये पूरा धारा आपको याद करना है तो आप क्या कर सकते हो? शॉर्ट ट्रिक से आप याद कर सकते हो। क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को याद नहीं कर पाते हैं। दिक्कत ये होता है, बहुत सारे धाराएं होते हैं, सर इस धारा को कैसे याद करें? तो ये सबसे अच्छा शॉर्ट ट्रिक आपका। इस शॉर्ट ट्रिक से टोटल जो है 8 धारा जो है यहाँ से आपको याद हो जाएगा। देखिए, जैसे कि प्रविश, प्रविश का मतलब हो गया ये। प्र का मतलब हो गया आपका प्रारंभ। प्र का मतलब हो गया प्रारंभ। वी का मतलब हो गया विस्तार। और स का मतलब क्या हो जाएगा? शीर्षक, शीर्षक हो जाएगा। शीर्षक को दहेज का पैसा। अब देखिए, ये पहला धारा आ गया, ये प्रविश आपका। प्रविश को दहेज का पैसा। अब दहेज का पैसा जो है ये आपका धारा 2 से संबंधित है। जैसे कि धारा 2 क्या कहता है? दहेज की परिभाषा। अब दहेज की परिभाषा क्या बताया गया है 1961 के अधिनियम के अंतर्गत कि दहेज का अर्थ है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर पैसा लेना देना, पैसा का या फिर मूल्यवान वस्तु का या संपत्ति का, संपत्ति का कोई व्यक्ति मांग कर रहा है या लेना देना हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? दहेज कहते हैं। तो यहाँ पर दहेज का पैसा, पैसा का मतलब आपका क्या हो गया? परिभाषा। दहेज की परिभाषा आपका धारा 2। ठीक है, तो यहाँ शॉर्ट ट्रिक्स आपको क्या याद हो गया? आपको परिभाषा भी याद हो गया, प्लस आपका क्या याद हो गया? आपका ये धारा 2 भी याद हो गया। ठीक है, अब धारा 2 के बाद आते हैं धारा 3। धारा 3 क्या? दहेज लेने देने पर जुर्माना। तो दहेज, दहेज लेने देने और मांगने से जुर्माना। तो देखिए, ये वाला पॉइंट देखना, दहेज लेने देने और मांगने से जुर्माना हो गया। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? जो धारा 3 और 4 जो है ये दोनों जो है इसमें याद हो जाएगा। जैसे कि दहेज लेने देने है तो लेने देने आपका हो गया, और दहेज मांगने तो धारा 4। मांगने, मांगने आपका आ जाएगा तो कौन सा आपका आ जाएगा? धारा 4 आपका आ जाएगा। तो लेने देने और मांगने पर जुर्माना। तो ये धारा 3 4 कंप्लीट हो गया। धारा 5 में अगर आते हैं तो दहेज लेने देने का समझौता शून्य। तो यहाँ पर समझौता से याद रखना आप लोग। तो समझौता यहाँ पर क्या हो जाएगा?
फिर से दहेज देने देने देखो, लेने देने मांगने से आपको याद रखना अच्छे से। समझौता आपका कौन सा धारा हो गया? तो समझौता आपको धारा 5 हो गया, ये आपको धारा 5 हो गया। अब समझौते से अधिकारी, अब ये चीज को याद रखना आपको। देखिए, अधिकारी का मतलब यहाँ पर दहेज, ये आपका 6 से मतलब है। दहेज 6 क्या कहता है? दहेज पत्नी या उसके उत्तराधिकारी की लाभ। अब उत्तराधिकारी में हम क्या शॉर्ट ट्रिक लगा रहे हैं? यहाँ पर अधिकारी, अधिकारी का मतलब यहाँ पर उत्तराधिकारी है, ठीक है ना। और अधिकारी से, अधिकारी का मतलब ये हो गया। अब ये आपका धारा 7 देखो, अपराधों का संज्ञान। तो यहाँ पर अपराध आ रहा है आपका, अधिकारी को पैसा देकर अपराध। तो यहाँ पर आपको याद रखना कि अपराधों का संज्ञान, धारा 7 और धारा 8। तो ये आपका, ये धारा 7 हो जाएगा। और यहाँ पर धारा जमानत, जमानत जो हो जाएगा धारा 8 हो जाएगा। दिया है यहाँ पर, कुछ उद्देश्य के लिए अपराधों का संज्ञान होना और जमानती एवं गैर समन योग्य होना, ठीक है। तो ये धारा 8 आपका जमानती हो जाएगा। तो टोटल यहाँ से हमको 8 धारा हम क्या कर सकते हैं? शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। और बचा आपका 9 और 10 धारा। तो 9 और 10 धारा को किस प्रकार से याद करोगे? बहुत आसान है। ये 9 और 10 जो है नियम बनाने की शक्ति है। अब 9 में क्या होता है? केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति। और 10 जो है वो राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो? सिंपल है। अब केंद्र बड़ा होगा तो पहले केंद्र आएगा, तो नियम बनाने की शक्ति, केंद्र का नियम बनाने की शक्ति और राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति। यानी कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में केंद्र सरकार और राज्य सरकार किस प्रकार से नियम बना सकती है उसके बारे में पूरा बताया गया। तो मेरे हिसाब से आप लोग को याद हो गया है कि शॉर्ट ट्रिक कैसा आपको याद करना है, किस प्रकार से याद करना है। चलिए, अब हम बात करते हैं, अब हम पढ़ते हैं कि ये शॉर्ट ट्रिक को आपको लिख लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप लिख सकते हो शॉर्ट ट्रिक को। प्रवीष को दहेज का पैसा लेने देने और मांगने से जुर्माना हो गया, और समझौते से या अधिकारी को पैसा देकर अपराध और जमानत से बच गया। बहुत आसान ट्रिक है, 8 धारा आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं धारा 1 से। चलिए, ठीक है। धारा 1, धारा 1 क्या कहता है? शीर्षक, शीर्षक का मतलब क्या है? धारा 1 शीर्षक की आपका ये है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 शीर्षक, यानी कि पूरा नाम क्या है? तो शीर्षक आपका दहेज प्रतिषेध अधिनियम आपको 1961 पर। विस्तार, विस्तार दहेज प्रतिषेध अधिनियम पूरे संपूर्ण भारत में लागू है। कहाँ लागू है? ये पूरे संपूर्ण भारत में ये लागू है, विस्तार। और वही अगर हम प्रारंभ की अगर हम बात करें तो प्रारंभ क्या है आपका? 1 जुलाई 1961 को ये लागू हुआ। तो ये डेट मत भूलना, पेपर में पूछा जा सकता है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ था। अब दहेज की परिभाषा देखो, धारा बेसिक बेसिक भी समझते हैं। दहेज की परिभाषा का मतलब मैंने बताया था अभी थोड़ा देर पहले कि दहेज का अभिप्राय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर संपत्ति का, मूल्य का या धन का लेना देना जो है, या लड़की पक्ष हो या लड़का पक्ष, जो भी जो पक्ष है उसको हम क्या बोलेंगे? दहेज की परिभाषा हम कहेंगे। अब धारा 3 क्या कहता है? दहेज लेने देने पर जुर्माना, दहेज लेने देने पर जुर्माना। अब जुर्माना का मतलब ये हो गया, दहेज लेने देने पर जुर्माना, यदि आप दहेज लेते हो, यदि आप लेते हो, और अगर, अब लोग तो लेते हैं, कॉमन सी बात है। यदि आप उसको देते भी हो, अगर आप देने का भी काम करो, तो दोनों स्थिति पर क्या होगा? यहाँ पर जुर्माना लगता है, जुर्माना लगता है प्लस यहाँ पर सजा भी होता है। तो देखिए, जुर्माना जो लगता है 15,000 रुपए का जुर्माना लगता है। और वही अगर हम सजा की अगर हम बात करें तो सजा यहाँ पर होता है 5 वर्ष की सजा होता है भाई, 5 वर्ष का कठोर से कठोर सजा है यहाँ पर दहेज का। फिर धारा 4, धारा 4 के बारे में अगर हम बात करें तो दहेज मांगने पर जुर्माना, दहेज मांगने पर जुर्माना। इस धारा का मतलब ये होता है, धारा 4 का मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, मतलब एक परिवार लड़का पक्ष वाला है और लड़की पक्ष से क्या करता है? दहेज मांगता है। अब वो दहेज शादी से पहले मांग रहा है या शादी के बाद मांग रहा है, ठीक है ना, या उस लड़की के संतान हो जाने के बाद, जैसी भी स्थिति में है, तो वहां पर वो कानूनी क्या है? वो दहेज की प्रक्रिया में आ जाएगा। तो ये दहेज मांगने पर जुर्माना। तो दहेज मांगने पर जुर्माने पर 10,000 रुपए जो है यहाँ पर क्या है? जुर्माना लगाया जाता है, प्लस सजा भी होता है। यहाँ पर सजा का प्रावधान बहुत खतरनाक है भाई।
यहाँ पर सजा जो है ये 6 माह, कम से कम उस व्यक्ति को 6 माह का सजा तो होना ही होना है, मिनिमम 6 माह से लेकर, देखिए भाई 6 माह से लेकर आपका ये आपका 5 वर्ष तक का जो सजा जो रहता है इसमें धारा 4 में जो आपका रहता है। ठीक है, तो कोई भी आपको दहेज मांग रहा है, ऐसी स्थिति कर रहा है, तो आप क्या करोगे, धारा 4 का प्रयोग करोगे। धारा 5 क्या कहता है, दहेज लेने या देने का समझौता शून्य। अब समझौता शून्य, यहाँ पर समझौता का मतलब क्या होता है कि होता क्या है कि लड़का पक्ष जो है लड़की पक्ष से दहेज तो ले लिया, मांग लिया, ठीक है ना। अब उसको किसी व्यक्ति ने क्या कर दिया है, रिपोर्ट कर दिया उसके ऊपर, एफआईआर लगा दिया, कुछ केसेस उसके ऊपर बन गया है। तो वैसी स्थिति पर क्या किया जाएगा, वैसी स्थिति पर वह व्यक्ति क्या करेगा, समझौता करने की कोशिश करेगा, मनाने की कोशिश करेगा कि भैया ऐसा मत करो हमारे साथ, आप ऐसे में फंस जाओगे, मतलब व्यक्ति तो जेल चला जाएगा, तो समझौता करने की कोशिश करेगा। तो किसी भी प्रकार का समझौता भी करते हो, ठीक है ना, तो वो मान्य नहीं रहेगा। मान्य नहीं रहेगा मतलब कि यहाँ पर शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, मान्य नहीं रहेगा। ये धारा 5 कहता है, ठीक है। धारा 6, धारा 6 जो है दहेज पत्नी या उसके उत्तराधिकारी को लाभ। अब धारा 6 क्या कहता है कि दहेज पत्नी या उसके उत्तराधिकारी को लाभ, जैसे कि उस व्यक्ति ने अपने पत्नी से क्या किया, दहेज ले लिया है। अब दहेज लेने के बाद, शादी से पहले शादी के बाद दहेज ले लिया है, अब उस दहेज को उसको क्या करना है, उसको रिटर्न करना है, वापस करना है। न्यायालय ने, मजिस्ट्रेट ने क्या बोल दिया कि तुमको जो बहुरिया से जो लिया है उसको वापस करना है, ठीक है ना। तो वहां पर वापस जब करना है तो वो तो वापस उस दहेज जो पत्नी को मिलेगा वो दहेज, ठीक है, मतलब जो वस्तु जो मूल्य जो जो भी धन जो है मिलेगा। अगर पत्नी नहीं है तो पत्नी नहीं तो उसको उत्तराधिकारी को मिलेगा। अब उत्तराधिकारी यानी कि कौन, अगर लड़की का बच्चा है, अगर संतान है तो उसको मिलेगा, वहां पर उत्तराधिकारी बनेगा। अगर उसका संतान नहीं है तो वैसी स्थिति में उस महिला का, उस लड़की का जो उत्तराधिकारी जिसको बनाएगा उसको मिलेगा। जैसे कि माता पिता को बना लेते हैं, कॉमन सी बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज आपका, ये धारा 6 आपका ये हो गया। धारा 7, धारा 7 क्या कहता है, अपराधों का संज्ञान। धारा 7 जो है अपराधों का संज्ञान, आखिरकार अपराधों का संज्ञान कौन करेगा, कौन लेगा ये अपराधों का संज्ञान। तो यहाँ पर जो अपराधों का संज्ञान जो रहता है, फर्स्ट श्रेणी का जो मजिस्ट्रेट जो होता है, याद रखिए, अपराधों का संज्ञान कौन लेगा, फर्स्ट श्रेणी के जो मजिस्ट्रेट है, और वो भी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट। मेट्रोपोलिटन का मतलब क्या हो गया, सिटी वाला, सिटी जो एरिया वाला जो है, शहरी इलाके वाला जो मजिस्ट्रेट है, उस अपराधों का क्या करेगा, संज्ञान करेगा, अपराधों का संज्ञान करेगा। और वही क्या करता है, निर्णय सुनाता है, फैसला सुनाता है आपका, ठीक है। अब धारा 8 में आते हैं। धारा 8 क्या कहता है, कुछ उद्देश्य के लिए अपराधों का संज्ञान होना और जमानती समान योग्य होना। मतलब इसका मतलब, धारा 8 का मतलब ये कहता है कि अपराधों का संज्ञान तो लिया जाएगा ही लिया जाएगा, ठीक है, मजिस्ट्रेट के द्वारा लिया जाएगा। और जमानती मतलब कि दहेज आपका जो लेना देना जो भी स्थिति हो रहा है, वैसी स्थिति पर उस अपराधी व्यक्ति को जमानत भी नहीं दिया जाता है, ठीक है। जमानत नहीं दिया जाएगा मतलब कि अगर वो पुलिस जेल थाने के अंदर चला गया तो उसको कोई नहीं बचा सकता, उसको जमानत करने के लिए वो कोई लगा ही नहीं सकता, ठीक है ना। यहाँ तक आप समझ में आ गए। और उनके अलावा उनके घर में बिना वारंट के हम क्या कर सकते हैं, घुस सकते हैं भाई। समन बिना वारंट के क्या कर सकते हैं, हम घुस सकते हैं। उसके मतलब वहाँ उसके घर में वारंट की आवश्यकता ही नहीं है, समझ रहे हो ना, वारंट की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। तो ये आपका क्या है, धारा 8। धारा 9, धारा 9 जो है केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति। अब केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति का मतलब ये है कि केंद्र सरकार जो है दहेज प्रतिशत अधिनियम को, ये एक्ट को जो नियम जो बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे, सबसे पहले वो क्या करेगा, वो लोकसभा में प्रस्तुत करेगा। लोकसभा में प्रस्तुत करने के बाद राज्यसभा में प्रस्तुत करेगा। फिर लोकसभा में पारित होने के बाद, राज्यसभा में 2/3 से पारित होने के बाद राष्ट्रपति क्या करता है, हस्ताक्षर कर देता है, वो उस प्रकार से आपका अधिनियम बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति है। वही राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति की अगर हम बात करें तो दहेज प्रतिशत अधिनियम में ये राज्य सरकार भी क्या करती है, विधानमंडल में इसको पूरा का जो रखने का काम
वो राज्य सरकार का रहता है। राज्य सरकार इसमें विधानमंडल में रखने के बाद ये क्या करता है, अपने राजपत्र, अपने जो राजपत्र में इसको क्या करता है, शामिल करता है। राजपत्र में जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ का राजपत्र 28 क्रमांक, तो 28 क्रमांक में क्या कर दिया जाएगा, शामिल कर दिया जाएगा। तो ये राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति, याद रखिए 9 केंद्र सरकार और 10 जो है राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति। अब देखिए धारा 8 में फिर से आते हैं। धारा 8 की अगर हम बात करें तो देखिए धारा 8 जो है, धारा 8 के दो सेक्शन है, धारा 8A और धारा 8B। ठीक। अब यहाँ पर धारा 8A और 8B है क्या? धारा 8 जो है ये सबूतों से संबंधित है। धारा 8 जो है सबूतों से संबंधित है। तो यहाँ पर सबूतों का संज्ञान लेना, ये आपका क्या है, धारा 8 से संबंधित है। सबूतों का बोझ, संज्ञान, यहाँ पर सबूतों का जो बोझ जो है कि जिस व्यक्ति को अपराधी हमने बनाया है, क्या उस अपराधी व्यक्ति के खिलाफ पुख्ता सबूत है कि नहीं, तो ये पुलिस का अधिकार है, उस वो सामने वाला का रहेगा। और धारा 8B जो रहता है ये अधिकारी से संबंधित है, यानी कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी, एक अधिकारी रहेगा जिसका नाम क्या रहेगा, दहेज प्रतिषेध अधिकारी। और इस दहेज प्रतिषेध अधिकारी की जो अगर नियुक्ति की अगर हम बात करें तो इसकी नियुक्ति जो है वो राज्य सरकार करता है। याद रखिए पेपर में पूछा जा सकता है कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा, राज्य सरकार यहाँ पर करता है। ठीक है। और ये दहेज प्रतिषेध अधिकारी क्या करता है, यही पूरा करता धरता है कि उस व्यक्ति ने दहेज लिया है तो उस अपराधों को उसके मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुतिकरण करना, पहुंचाना, इस किसका काम है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी का ये आपका ये काम है। तो ये आपका हमारा टॉपिक जो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। हमने बहुत शानदार तरीके से शॉर्ट ट्रिक पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमने। 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ, कुल धारा कितना है, 10 आपका धारा है। और इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए।